देखिए कल हम लोगों ने बायोग्राफी इनकी पढ़ी थी। बायोग्राफी में जो है लास्ट में कुछ नेटवर्क इशू की वजह से ये जो लिस्ट रह गई थी, वो उसकी हमने कहा था कि आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, जिसके आधार पर आपने टेस्ट भी कर लिया है। अब हम इनके जो ये वर्क हैं, तो इस वर्क्स में जो है, जो वर्क्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। जैसे कि हम सबसे पहले जो इनकी लिस्ट है, उस लिस्ट वर्ड से टोटल वर्क निकाल लिए हैं, जो हमें पढ़ने हैं। इनका विषय में किसी को ज़्यादा पढ़ना है और किसी को कम पढ़ना है, लेकिन पढ़ना हमको जो है लगभग 52 वर्क को हमें कंसीडर करना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिनमें हमें थोड़ा जो डिटेल में पढ़ना है, उनमें से अ ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन, द लेडी ऑफ सैलेट, द लोटस ईटर्स, और इनका जो है द लवर्स टेल, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और यूलिसिस, और इन मेमोरियम। इसको तो बहुत ही डेप्थ में जाके हमको पढ़ना है। ईगल, मॉड एंड अदर्स पोएम्स, इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनको। आइडियल ऑफ द किंग, लगभग एक सीरीज चली थी, इसको जो है देखना हम लोगों को है। यूनक आर्डन एंड अदर पोएम्स से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं उनको लाइटली हमको देखना है। और द होली ग्रेल एंड अदर पोएम्स, इसको चीजों को हमें देखना है, यहाँ से कौन कौन से इसमें वर्क आए हैं। और द विंडो, द सॉन्ग ऑफ वेंस, और द रिवेंज, और क्रॉसिंग द बार। और एक है इसमें शायद हमने लिखा नहीं है, लाइट ब्रिगेड वाला, जिसपे जो है क्रीमियन वार के योद्धाओं को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है। तो ये सारे वर्क जितने हमने हाईलाइट किए हैं, इनको हमें थोड़ा डिटेल में चीजें पढ़ना है। अच्छा, इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिनको बड़ा लाइट पढ़ना है, और ज्यादा कुछ है जो और बाकी बचे, तो उनको जो है ज्यादा डेप्थ में जाना है। जैसे कि इन मेमोरियम है, और यूलिसिस है, और ब्रेक 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 है। तो ये थोड़ा हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इनको अगर हम कोशिश करेंगे कि इनका ओरिजिनल टेक्स्ट को भी आपको हम टच करा दें। हालांकि जो छोटी पोएम्स हैं, उनको हम पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बहुत लॉन्ग नरेटिव पोएम्स हैं, तो उनका हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही चीजों को डील करेंगे। बाकी आप लोगों के पास अगर मौका मिलता है तो जरूर उसको पूरी पोएम पढ़िएगा। हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हम लोग जो है, जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, सबसे पहले हम इनकी पोएम को कवर कर रहे हैं, एक ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक ब्रेक ब्रेक। स्क्रीन आप लोगों को हमारे सामने ब्रेक ब्रेक की हमारी आप लोगों को दिखने लगी होगी। जी, दिखने लगी? काइंडली जी सर रिप्लाई दिख रही एनीवन। जी सर जी सर यस सर, दिख रही है। ब्रेक 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 बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। जैसा कि टाइटल, इसका फुल टाइटल 3 बार ब्रेक ब्रेक ब्रेक, रिटन इन अर्ली 1835, और कहीं कहीं पर इसका जो है आपको 1833 भी मिल जाएगा। मतलब 35 से पहले की ये है, और 1833 भी आपको इसका मिल सकता है। फर्स्ट पब्लिश 1842, किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश होती है। इसका सब्जेक्ट जो है डेथ ऑफ आर्थर हालम है, जो इनके फ्रेंड थे। जानरा हालांकि है पोइम, लेकिन इसके टोन इलेजियक है, इसलिए कभी कभी इलेजी भी कंसिडर की जाती है। मीटर इसका इरेगुलर है, और स्कीम इसकी ए बी सी बी डी ई एफ ई। लाइंस टोटल पोइम की 16 हैं। ब्रेक 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 is an elegy poem by Alfred Lord Tennyson, written in 1835 and published in 1842. The poem reflects the Tennyson's grief and feelings of isolation following the death of his close friend Henry Arthur Hallam. Tennyson wrote the poem while staying at Mablethorpe in Lincolnshire. ये वहां जब ठहरे थे तब लिखा इन्होंने। इन अ लोकेशन दैट डीपली इन्फ्लुएंस द टोन ऑफ इमेजरी ऑफ द वर्क। थीम अगर इसकी हम बात कर लें तो लॉस एंड ग्रीफ हो सकता है, क्योंकि टेनिसन का उस समय बहुत ही ज्यादा दुखी थे, और उनके जो फ्रेंड्स अर्थर हालम की मृत्यु हो गई थी वियना में, उसको लेकर के, तो उसको यहाँ पर डिपिक्ट किया है, इसलिए लॉस एंड ग्रीफ इसका थीम हो सकता है।
दूसरा नेचर एंड सफरिंग हो सकता है। द नेचर सेटिंग्स डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ minimalistic terms mirror the speaker's internal pains. The sea with its ceaseless crashing waves represent the continuity of life, contrasting with the speaker's emotions, stillness and loss. समुद्र की जो लहरें उठ रही हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ को इन्होंने डिपिक्ट करके चीज़ को सिद्ध किया है कि जो समुद्र की लहरें हैं, वो तो निरंतरता को शो करती हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो इस समय जो है एक स्थिरता आ गई है, एक रुकावट सी आ गई है, एक बाधा सी आ गई है। तो यहाँ पर जो लहरें आ रही हैं, उससे स्टोन से टकरा रही हैं, तो उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं अपने सारों से। तो इसलिए नेचर एंड सफरिंग भी इसकी थीम हो सकती है। मेलैंकोली एंड नॉस्टैल्जिया भी इसकी थीम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हालम की डेथ पर ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो पुरानी चीज़ों को याद करते हैं कि कैसे-कैसे चीज़ें जो है हम थे और अब जो है क्या सिचुएशंस बन गई हैं। तो इससे मेलैंकोलिक मूड इनका होता है, तो इसलिए सारो, ग्रीफ, नॉस्टैल्जिया, मेलैंकोली ये सब चीज़ हो सकता है। इसमें जो है बायोग्राफिकल एक टच आपको वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि द पोएम स्ट्रांगली बायोग्राफिकल कनेक्टेड टू द टेनिसन्स पर्सनल मॉर्निंग फॉर आर्थर हालम, whose death generally influenced the Tennyson's poetry, जिनकी डेथ जो है टेनिसन्स की पोएट्री पूरी इफेक्ट कर देती है। इतना इनसे जो है अच्छा संबंध था। द स्पीकर सारो पैरेलल द टेनिसन्स ओन इन वर्क्स लाइक इन मेमोरियम, जिनका जो है दुख बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है, कितना प्रभावित होते हैं। एक वर्क इनका है इन मेमोरियम में, जो कि हम बाद में इसको देखेंगे। सिंपलिसिटी और मिनिमलाइजेशन, दो ये चीजें देख सकते हैं कैसे। द पोएम यूज्ड टू सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज एंड विविड इमेजरी, मेकिंग द डिपार्चर फ्रॉम द टेनिसन्स अर्लियर मोर द एलिबरेटेड द वर्क्स। ये जो उनके जो प्राथमिक जो पहले के प्रारंभिक वर्क रहे हैं, उनमें सबसे बढ़िया सबसे फेमस वर्क जो है माना जाता है, जहाँ पर उन्होंने सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करी ताकि आम आदमी उस चीज को समझ पाए। कई जो है मिथिकल चीजों को भी वहां पर उन्होंने रेफरेंस लिया है यहाँ पर। इस वर्क का जो है दूसरे वर्क से भी आप कनेक्शन देख सकते हैं कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन बना दे कि इसका जो है सिमिलर या मैचलेस क्या चीजें होती हैं, जैसे इक्वल और पिक्वल से भी क्वेश्चन बनाता है, जैसे वैसे यहाँ पर किस किन वर्क से मैच हो सकता है। द फीलिंग लॉगिंग द मेलैंकोलिक ब्रेक 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 आर सिमिलर टू द दोज इन द अदर वर्क्स बाय टेनिसन सच एज द मॉर्डियाथर और टिथोनस एंड यूलिसिस। तो जो इसकी टोन है, क्योंकि वहां पर भी जो है ऐसी ही कुछ चीजें दिखाई गई हैं। दीज पोएम्स आल्सो रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ loss and the passage of time. The elegiac tones break, 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 connected it to in memoriam, where Tennyson also mourns हालम्स डेथ। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि जो ब्रेक 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 है, तो मॉर्डियाथर्स, टिथोनस और यूलिसिस की थीम से मैच करती है। और दूसरा जो है, इसके आगे का जो इसका वास्ट लेवल है, वो आपको इन मेमोरियम में देखने को मिल सकता है। तो ये सारे वर्क एक दूसरे से थीमेटिकली जो है ये कनेक्टेड हो सकते हैं। माइकल थॉर्न है 1992 में इन हिज बायोग्राफी ऑफ टेनिसन, एक बायोग्राफी लिखते हैं टेनिसन पर। Thorns emphasize the how the poems rejuvenate itself through its biographical context. The personal sorrow Tennyson expresses here. Experience depicted vividly through the imagery of the tearful, the fisherman's child and the distant ship. जब अभी poems हम देखेंगे, उसमें तो एक fisherman's है और जो उसके बच्चे हैं वो नाव पर जो है उसमें टहल रहे हैं समुद्र में, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वहां से भी चीजों को ये कनेक्ट कर रहे हैं। ब्रेक 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 प्रेस्ड फॉर इट सिंपलिसिटी एंड इमोशनल डेप्थ ऑफन एंथोलाइज्ड फॉर इट्स पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ एंड द टाइमलेस नेचर ऑफ लॉस। जो चीज जो प्रकृति की ओरिजिनल चीजें हैं, उन चीजों को भी यहाँ पर डिपिक्ट किया गया और इससे काफी प्रेज किया गया था इसकी सिंपलिसिटी, क्योंकि आम आदमी इस चीज को अच्छे से समझ पा रहा था। इस वर्क को लेकर के कई म्यूजिकल अडाप्टेशंस भी रहे हैं, कई सॉन्ग्स भी बने हैं, जैसे कि सिडनी लेरियर 1871 में जो है एक इसी पे आकर के म्यूजिकल सेटिंग है, कंपोजिशन इनकी आती है, जहाँ पर ये सेम टू सेम एक्सप्रेशन इमोशनल देते हैं। और किल रूथम का जो है 1909 में एक आता है, रूथम सेट्स ब्रेक 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 एज ए पार्ट सॉन्ग ऑफ द अनकंपनीड मेंस वॉइस। तो एक सॉन्ग भी इन्होंने इसी पे ब्रेक 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 पे
बनाया है। तो 2 ये अलग से हैं, हालाँकि ये लेबल तो यूजीसी नेट का है, फिर भी चीज़ों को देखते रहिए। पता नहीं क्या चीज़ है, कहाँ से पूछ लें, अगर ना भी पूछ लें, कम से कम जानकारी उस चीज़ की रहनी चाहिए। अगर आप यूजीसी नेट या हायर में जा रहे हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से मिल सकता है। अब हम देखते हैं इसका ओरिजिनल टेक्स्ट। आखिर जो है इसमें छोटी पोएम है, पढ़ी जा सकती है, 16 लाइन की पोएम है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लंबा टेक्स्ट है नहीं, इसलिए इसको जो है हम आराम से पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट सामने ओरिजिनल टेक्स्ट है ये, जो मार्केट से बुक जो अवेलेबल बुक इनके हैं, वहाँ से हमने लिया गया है लिया है हमने इसको। देखिए इस कविता में मैथ्यू अर्नल्ड ने अपने करीबी जो मित्र रहे हैं अ, आर्थर हालम की मृत्यु के बाद लिखा था इसको। यह कविता उनके गहरे शोक और दर्द और उनके अकेलेपन को जो है दिखाती है। कविता में समुद्र की लहरों का निरंतर उसके किनारों पर आना और उससे टकराना, उनका टूट जाना और उनकी इस तरह से जो शांत बैठे रहना, इस चीज़ को प्रतीक होता है या इस चीज़ को जो है शो करता है कि उनके जीवन में और प्रकृति में चलते हुए जो माहौल है, उसके बीच में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे कोई व्यक्तिगत शोक में जो है गहरे शोक में कोई व्यक्ति बैठा होता है, ये सिचुएशंस उनकी इस समय है। टेनिसन के लिए यह समुद्र अपने मित्र की याद और व्यक्तिगत दुःख को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम बना हुआ है। समुद्र के किनारे बैठे हैं, वहाँ से लहरें आती हैं और उसके छोर से टकरा करके वापस जाती हैं, टूट जाती हैं। टूटने का तात्पर्य ब्रेक वो जो है स्टोन्स पे आकर के अपना टक्कर मारती रहती हैं। पहली लाइन में हम देख रहे हैं जैसे कि इसमें जो शुरुआत जो करते हैं जो टेनिसन है समुद्र से कहते हैं कि वो अपनी लहरों को इस जो पत्थर हैं इनको जो है ग्रे कलर के जो पत्थर हैं, उनको उनसे टकराती हैं और उनसे जो टूट जाती हैं और ये जो चीज़ें होती हैं, ये हमारे भावनाओं से बिल्कुल जो है मिलती-जुलती हैं। ऐसा जो है वो कह रहे हैं। कवि यहाँ पर चाह रहा है, टेनिसन यहाँ पर चाह रहे हैं कि उनकी जो भावनाएँ हैं, उनकी जो बिल्कुल जुबानी है, वो शायद इन लहरों के माध्यम से समुद्र व्यक्त कर रहा है। लेकिन वो महसूस करता है कि अपनी जो गहरी शोक संवेदनाएँ हैं, वो शब्दों में नहीं डाल पा रहा है। वही सिचुएशंस यहाँ पर उनकी खुद की है और वही चीज़ स्थितियाँ समुद्र से भी बन पा रही हैं। ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। तुम हे समुद्र तुम आओ जो ये ठंडी को का मतलब है जो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। कोल्ड जो है एक वायलेंट का भी परिचायक होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट में आता है कि जो स्टोन्स हैं इससे जो तुम टकराती हो लहरों, तो तुम आकर के जैसे टकराती हो, टूटती हो, तो जो स्थितियाँ तुम्हारी हो रही हैं, वही स्थितियाँ हमारे भी अंतर्मन में कुछ ऐसी चल रही। आओ इनको जो है तोड़ो एंड आई आई वुड दैट माय टंग्स कुड अटर। और जो चीज़ें मैं शायद तुम कर रहे हो, वो सारी चीज़ें हम कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं और शायद तुम ऐसा अगर करते रहोगे तो हम कुछ आगे विचार हमारे निकल पाएँगे। द थॉट्स दैट अराइज़ इन मी जो विचार हमारे अंदर उद्भुत हो रहे हैं, उनको भी मैं बाहर निकाल पाऊँगा। ओह! वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय। थोड़ी दूर पे देखते हैं कि समुद्र में जो है एक नाव में एक फिशरमैन का लड़का जो है बैठा हुआ नाव को चला रहा है। दैट ही स्टार्ट्स विथ हिज सिस्टर्स एट प्ले। उसके साथ में उसकी बहन है और उसके साथ में वो खेल रहा है नाव पे। ओह वेल फॉर द सेलर्स लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। जो खाड़ी की तरफ जो है जो बोट जा रही है उस पे जो है वो खेल रहा है, गाने गा रहा है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल मस्त है। एक प्रकृति का, एक जीवन का, इस पूरे यूनिवर्स का एक ये एस्पेक्ट है और एक एस्पेक्ट हम लिए बैठे हैं। हमारे दर्द को कोई समझ नहीं रहा है, जैसे सब लोग जो है खुश हो रहे हैं और उससे दुनिया का कोई मतलब होता नहीं है। एंड द स्टेट शिप्स गो ऑन। और वहाँ से जहाज भी जा रहे हैं। स्टेटली शिप्स महल के टाइप के जो टू देयर हेवन अंडर द हिल्स। वो बड़े-बड़े जो एटिक टाइप के हैं, महल के टाइप के जो शिप्स हैं बड़े-बड़े, वो भी आ जा रहे हैं और जो वो पहाड़ी है उसी के पास में हो करके निकल रहे हैं। अंडर द हिल का मतलब उसी के नीचे हो करके निकल रहे हैं। बट ओह द टच ऑफ द वेनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल्स। कहते हैं कि जो उनकी साउंड्स है, जो उनका आना-जाना है, जो उनकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, वो उसपे कोई प्रभाव है नहीं। वो बिल्कुल निरंतर चल रहे हैं। उधर एक लड़का जो है
खेल रहा है अपने सिस्टर के साथ समुद्र में नाव पर, और इधर शिप्स जो है आ रही हैं समुद्र की में, जो है बड़ी-बड़ी शिप्स जो है उस पहाड़ी के नीचे से आ जा रही हैं। अंदर कहाँ पे जा रही हैं, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा दोस्त दुनिया से चला गया है, मैं अकेला बैठा हूँ, मैं दुःख में हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन दुनिया पे कोई फ़र्क इस चीज़ का नहीं पड़ रहा है। क्या वास्तविक जीवन यही होता है? समुद्र, तुम जो है जो लहरें ला रहे हो यहाँ पर, जो समुद्र किनारे तुम्हारी टकरा रही हैं लहरें, शायद जो है इससे कुछ हमारी भावनाएँ मिलती-जुलती हैं। फिर कहते हैं ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक। तोड़ो उन चीज़ों को तोड़ो। एट द फूट्स thy grace, ओ सी समुद्र, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे इज़ डेड, विल नेवर कम बैक टू मी। लेकिन जो मेरे खुशहाल जीवन थे, मेरे जो अच्छे दिन थे, मैंने जो जिसके साथ मैं खुश रहता था, वो शायद जो है दिन चले गए हैं। अब वो जीवन मेरे जीवन में वापस आने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से जो है ये एक 16 लाइन की एक पोएम है। इसको हालाँकि वर्ड टू वर्ड जो है चीज़ों को देखेंगे तो बहुत बढ़िया अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन जब इसको कॉन्टेक्स्ट में जाएँगे, इसके रेफरेंस में जाएँगे, बहुत प्यारी पोएम है और बहुत अच्छी पोएम है। इनकी अर्लियर पोएम में सबसे फेमस पोएम मानी जाती है। तो 16 लाइनें, इसकी एक-एक लाइन जो है आपकी रटी जा सकती है और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। एक क्वेश्चन जो है यहाँ से बनना ज़रूर है, चाहे वो स्ट्रक्चर से बन जाए, चाहे ओरिजिनल टाइटल से बन जाए, चाहे डेडिकेशन से बन जाए, पोएटिक फॉर्म से बन जाए या कैसे भी बन जाए, ऐसा क्वेश्चन एक आपको देखने को यहाँ से मिल सकता है क्योंकि इनका एक फेमस वर्क है। एम आई ऑडिबल? जी। मेरी आवाज़ आ रही भाई? यस सर, यस सर। डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए? सर आ रही है आवाज। धन्यवाद। पूछना ज़रूरी होता है, कहीं डिस्कनेक्ट हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। हम पढ़ाते ही रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनके जो है कुछ एक्सरसाइज पे। कि क्वेश्चन अगर पूछेगा तो क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या इतनी चीज़ें पढ़ी हैं हम लोगों ने, तो उसके आधार पर क्या हमारे दिमाग में चीज़ें आएँगी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ द पोएम ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक? क्या होगा प्राइमरी सब्जेक्ट? बता दीजिए भाई। सर बी होना चाहिए। हुँ? बी द ग्रीफ ओवर अ लॉस्ट फ्रेंड। ग्रीफ और द अ लॉस्ट फ्रेंड। जी, और कोई बताइए? 1 मिनट इंतज़ार करें ज़रा। यही लग रहा है सर, सेकंड वाला। हुँ। यही लग रहा है? ग्रीफ फॉर द लास्ट फ्रेंड। कह रहे हैं सही होगा, 1 मिनट ज़रा रुक जाइए। सही बोल रहे सर हैं। इन मेमोरियम और ये वाली पोयम इन्होंने अपने फ्रेंड के याद में ही लिखी थी सर। हुँ। सही, तो क्या होगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है। बी फॉर बॉम्बे सही, जी। सही बात। यही होगा। हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। द पोएम रिफ्लेक्ट द टेंशन्स ग्रीफ ओवर द, पीडीएफ मिलेगी, पढ़ लीजिएगा जब नहीं समझ में आएगा। इन व्हिच ईयर ब्रेक 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 फर्स्ट पब्लिश्ड? हुँ? किस ईयर में आती है? सर 42 में है। 35 में 42 लिखी में, थी, 42 में पब्लिश है। 42 में आती है। हाँ, सही बात है। रिकरिंग लाइन्स ब्रेक 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 इन द पोएम्स प्राइमरी सिम्बलाइज्ड। क्या प्राइमरी सिम्बलाइजेशन होता है इसका? सर अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ, जॉयफुल मेमोरी। ना, जॉयफुल मेमोरीज कहाँ है? वो तो दुःख में है वो। सर सी है। अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ ग्रीफ, अनस्टॉपेबल सी फोर्स ऑप्शन। ऑफ ग्रीफ। जी, जी। वो ठीक है चीज़ों सर। को देख कर के कहते हैं सब लोग तो बड़े खुश हो, हमारा तो दुःख कोई सुन ही नहीं रहा। हमारा दुःख तो रुकने वाला ही नहीं है। और ये रियलिटी भी रही है कि यही दुःख जो है उनका आगे इन मेमोरियम में पूरा दिखता है। हाउ मेनी लाइन्स ब्रेक ब्रेक ब्रेक? कितनी है? सर 16 लाइन। 16 लाइन्स, बहुत अच्छी। व्हिच लिटरेरी डिवाइस मोस्ट प्रोमिनेंट ब्रेक ब्रेक ब्रेक? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, ज्यादातर चीजों को पर्सोनिफाइड किया, समुद्र को भी पर्सोनिफाइड ही वहां पर कर रहे हैं, लहरों को भी पर्सोनिफाइड कर रहे हैं। टेनिसन्स सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज इन द पोएम एम्फसाइज, इमोशनल एक्सप्रेशन है इनका जो पूरे नहीं हो पाए। बी ऑप्शन रॉ होगा, बी इमोशनल ऑप्शन। एक्सप्रेशन। जी। व्हाट इज द राइम स्कीम ब्रेक ब्रेक ब्रेक?
हालांकि कोई मीटर इसका फिक्स है नहीं, फिर भी जो है इसका हम AB, CB और DE, FE इरेगुलर मीटर है। सी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रेक 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 सर्व एज मेटाफर फॉर सी द सी इन ब्रेक ब्रेक सर्व एज मेटाफर फॉर सर बी, स्पीकर्स सप्रेस्ड इमोशंस। suppressed emotions. Speaker suppressed emotions. B option. Which work, other work by Tennyson share similar themes of loss and passage of time, nostalgia, grief, ये सब और किसमें आते हैं? सर इन मेमोरियम में और मॉर्टेडी ऑथर ए हो सकता है सर। ए ऑप्शन ये होगा, मॉर्डी ऑथर्स, यूलिसिस एंड इन मेमोरियम। सही। एक और क्वेश्चन है लास्ट। कहाँ चला गया भाई? ये Which theme in Break Break reflect Tennyson's feeling of isolation? सर ए होना चाहिए, मेलंकली एंड नॉस्टैल्जिया। मेलंकलिक एंड नॉस्टैल्जिया। ये हो गया। इस तरह से हम लोगों ने आज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पे बायोग्राफी पे टेस्ट का एलिबरेशन किया और फिर कुछ इम्पोर्टेंट वर्क देखे, और इम्पोर्टेंट वर्क में आज जो है हम लोगों ने इनकी एक पोइम पढ़ी जिसका नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अब ये बताइए कि ऐसा जितने पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए हैं, इनमें से जितने भी लगभग जनरली, हालांकि किसी भी टॉपिक पर ये कहा नहीं जा सकता कि हमने जो है पूरी पढ़ाई कर ली है, लेकिन आपके हिसाब से जितने कंसीडर किए जा रहे हैं पॉइंट एग्जाम के लेवल से किस हैसियत से हैं, क्या जो है इस तरह के पॉइंट्स आपके फायदे के लिए हैं? जी जी सर। सर अच्छा है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है सर। Yes, देखिए, sir. इस तरह से जो है अगर आप लोग पढ़ते चले जाएंगे और डेली के डेली काम करते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है कि 4 दिन तक के रुक गए फिर पीडीएफ हमसे ले लिया और वीडियो की रिकॉर्डिंग ले लिया, फिर काम बढ़िया हो नहीं पाएगा। रिजल्ट आपको लेना है तो रेगुलर क्लास में रहना है और रेगुलर एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना है। और ये बात हमारा अंदर से विश्वास है कि लगातार अगर हम लोग जो है अगले 2-3 महीने काम कर लिए, क्योंकि 2-3 महीने के पहले तो कुछ होने वाला है नहीं, मार्च अप्रैल में मामला गया, मार्च के तो पहले तो कुछ नहीं होने वाला है। पहले तो असिस्टेंट प्रोफेसर का कुछ हो, फिर इधर पीजीटी के विषय में कुछ सोचें लोग जो है, तो उसके बाद ही कुछ होगा। इधर से सेंटर भी खाली नहीं मिल पा रहे हैं, हालांकि मामला चल रहा है काफी जोरों शोरों से, लेकिन फिर भी अपने पास 3 महीने का समय है। 3 महीने पूरे हैं। 3 महीने अगर जो है हम लोगों ने लग कर किसी तरह से काम कर लिया, तो मेरा मानना है और मैं कह सकता हूँ कि जिस भी साथी ने अच्छे से काम कर लिया, वो अपने आप को जो है 95 से 100 या 100 प्लस तक के लेवल बन जाएगा उसका, हमारे साथ में ही। और प्लस थोड़ा आप एक्स्ट्रा अपना मेहनत कर लेंगे, 1-2-4 नंबर और बढ़ जाएँगे। तो 100 प्लस तो जा सकते हैं और 100 अगर कर लिया आपने तो सीटें चाहे इतनी कम हो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। है ना? समझ रहे हैं मेरी बात? जी। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चल